उसके बाद मेन टॉपिक पर आएंगे। चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद। अच्छा, इन जनरल आपका जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो ना क्लास, मैं एक बार ब्रीफ बता देता हूँ कि इन जनरल आपकी ये जो बैच होती है वो कीर्ति मैम लेती है इस टाइम पर, लेकिन वो लीव पर है आज। किसी वजह से उनके एरिया में आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में काफी बारिश हो रही है, तो नेटवर्क नहीं होने की वजह से आज मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। अगली क्लास से अगर सभी कुछ सही हो गया तो फिर मैम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास का टॉपिक क्या था? तो लास्ट क्लास में आपको सिखाया गया होगा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी उसके डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, बहुत टाइप के हो सकते हैं सर, लेकिन हमें कुछ स्पेशल नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम? सर जो तीन मैं कुछ तीन चीज आपसे तीन पूछ टाइप रहा के हूँ, होते हैं। तीन, देखो ये मत बोलना 3 ही टाइप के होते हैं, टाइप बहुत होते हैं, लेकिन हमें 3 सर नाम याद मैम ने तो रखने हैं, 3 ठीक ही है। सिखाए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो नाम है ना, नाम हमें 3 टाइप के याद रखने हैं बेसिकली, ठीक है। क्या क्या हमें पता होना चाहिए? देखो 3 से भी अधिक हो सकता है, घात तो 4 5 6, जैसे मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास किसी बहुपद का घात 1 होगा, तो इसको आप क्या नाम दोगे? बताओ जल्दी से। हाँ जी, बताओ। सर रैखिक बहुपद कहोगे। आप कहोगे सर अगर ऐसा घात मुझे 1 दिखेगा तो हम रैखिक बहुपद कहेंगे, अगर घात 2 दिखेगा तो क्या बोलोगे? बताओ इस बहुपद को। द्विघात, इसके नाम से क्लियर है, द्विघात। और अगर घात 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? त्रिघात। त्रिघात, नाम से क्लियर है, त्रिघात। अब ऐसा तो नहीं है ना कि घात 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, हो गए, लेकिन हमें नहीं जानना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इन जनरल हमारे सिलेबस में क्या है, हमें जानना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो घात 1 2 3 के लिए हम रैखिक, द्विघात, त्रिघात वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा यह ध्यान रखना है कि घात का मतलब क्या होता है। तो हमें देखना होता है चर का। बताओ चर का कौन सा घात देखते हो आप? चर का अधिकतम, मतलब सबसे बड़ा वाला घात, ठीक है। अधिकतम घात देखते हैं, वही हमारा बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो अगर चर का अधिकतम घात 1 रहेगा, रैखिक कहेंगे। चर का अधिकतम घात 2 रहेगा, द्विघात कहेंगे। चर की अधिकतम घात 3 रहेगी, त्रिघात कहेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में। इसके अलावा डिवीजन के बारे में सीखा होगा, भाग देने के बारे में। तो मैं एक रिकॉल पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर क्लियर है इतनी गुड चीज है तो इवनिंग जल्दी से सर। मुझे वाई लिख। गुड इवनिंग। यस। अगर इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो, तो एक रिकॉल है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद को पहचानना है, और बिल्कुल अपना टाइम लीजिए। आंसर कहाँ करना है आपको पता है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। बाकी सभी को जा रही है क्या? यस सर। जा रही है, ठीक है। ओके ओके। चलो, यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद को पहचानना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। हो गया। देखिए क्या आंसर आएगा। बढ़िया। होगा। अभी 6 बच्चों के आंसर आए हैं। क्लास में टोटल 23 बच्चे हैं, 11 आंसर आ चुके हैं। और इट्स वेरी नाइस कि जितने बच्चों का आंसर अभी तक आया है सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, वाह, ये तो काफी अच्छा रिजल्ट है आप सभी का। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 16 में 16 सही, बहुत बढ़िया। ऐसे आसान क्वेश्चन है, नाइस। 18 आंसर आ चुके हैं, 18 में 18 सही, वेरी गुड। अभी क्लास में 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, तो बैठे मत रहिए। अभी लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में हम इसको एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि इनमें से द्विघात कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है। चलिए देखिए, चारों ऑप्शन को देखिए। हाँ जी, बाकी बच्चे आंसर करो। 5 6 बच्चे हो जो बैठे हुए हो, आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, ऑन दी 10। एक्टिव रहिए क्लास में हमेशा, जैसे ही क्वेश्चन पूछो जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और अभी देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन सा हमारा आंसर होगा, कैसे सोचेंगे क्या चीज है। जो जो 2 3 बच्चे का आंसर नहीं आया ना, अगर देखिए, अगर आपका कोई डाउट है तो ऐसा सभी का आंसर सही है, काफी आसान क्वेश्चन है। हाँ, सी कह रहे हो ना, सभी का आंसर सी है। तो हमें पहचानना था द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक।
द्विघात मतलब घात 2 होना चाहिए। अब घात 2 मतलब चर का मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि यहाँ पर चर क्या है तो क्या बोलोगे? वेरिएबल क्या है बताओ? वेरिएबल क्या यूज किया गया? ए यूज किया गया है ना। तो आपको सर यहाँ पर चर ए है। अब चर ए की घात कितनी लिखी गई यहाँ पर? तो आपको सर ए के ऊपर कोई घात नहीं है, इसका मतलब 1 रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1 है, इसका मतलब रैखिक बहुपद रहा होगा। हमें तो द्विघात चाहिए, आपको सर घात 2 चाहिए। ऑप्शन बी को आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पर चर एक्स है और इसका घात कितना है बताओ? घात कितना है? 3 सर। 3, तो इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में चर क्या है हमारा? आपको सर यहाँ पर चर तो y है और इसकी घात कितनी है बताइए? 2। 2, घात 2 है। तो ये हमारा आंसर मिल गया सर, यहाँ पर घात 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर चर की घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी में यहाँ पर घात कितना है मुझे बताओगे? इस बहुपद का घात 1 है सर, रैखिक एक। आप चर एक्स है और एक्स के ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब 1 रहा होगा। ठीक है, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर सी बना। बहुत ही क्लियर था। ठीक है, हमें साफ दिख रहा था ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। टोटल 19 बच्चों ने आंसर किया था और 19 में 18 बच्चों के आंसर सही थे। वेरी गुड। ठीक है, अब जिनका भी आंसर गलत हुआ था आपको पता समझ में आ गया ना, या तो आपने हड़बड़ी में आंसर किया होगा, क्वेश्चन तो बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यह भी टॉपिक आपने लास्ट क्लास में सिखाया होगा मैम ने आपको, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब किसी भी एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक को भाग देने के लिए ये जरूरी है कि हम एक एक पद को डिवाइड कर सके। एक एक पद कहने का मतलब क्या? एक पद ही को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ना कि अगर मैं बोलूं कि 10 को 5 से आप डिवाइड करिए, 10 को 5 से भाग दीजिए, तो आप इसको लिख दोगे सर 10/5, कुछ ऐसा लिखते हो, और इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2। 2 कैसे आया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो नीचे 1 है तो नहीं लिखेंगे, ऊपर में 2 लिख देंगे। ठीक है, तो आपको सर 10 को 5 से संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुपद या वेरिएबल को भी डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं लिख रहा हूँ पी को क्यू से भाग लगाइए, ठीक है, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं लिखता हूँ ऑप्शन नंबर है p/q और ऑप्शन बी में लिखता हूँ q/p, क्या लिखना सही होगा बताओ? p को q से भाग दे रहे हैं है ना, तो p/q है ना, तो कहेंगे सर इसको तो p/q लिखते हैं, q/p लिखना गलत हो जाएगा। तो p/q के रूप में लिखकर हम बहुपद को डिवाइड करते हैं, एकपदी को डिवाइड करते हैं। अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि -15b⁶ को, अच्छा इसके पहले एक चीज और सीखी। ठीक है, एक चीज और जो आपको सिखाया जा चुका होगा ऑलरेडी, बस मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x⁻m, इसको भाग देना है x⁻n से, तो दोनों जगह पर मुझे दिख रहा है कि x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। ठीक है, बेस आधार हमारा सेम है। तो ऐसे केस में क्या कहते हो सर? इसको लिखेंगे x⁻m बट्टा x⁻n, कुछ ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, बटा के रूप में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा ऊपर में? यहाँ पर पावर क्या आएगा? m-n, m+n। सुरेंद्र थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गुना के केस में जोड़ते हैं और यहाँ पर क्या है? डिवीजन, आएगा सर। तो घटाव करेंगे। हाँ, तो m-n करेंगे। ठीक है, m में से n घटा देते हैं तो घटाव होगा यहाँ पर। ठीक है, घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं 10⁻7 और इसको भाग लगाना है x की पावर क्या लिख दूं? चलो 8 लिख दूं, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? x के पावर कितना आएगा बताओ? पावर क्या लिखना चाहिए? 2। 2 सर। सर x⁻8 बटा x⁻8, तो 10 में से 8 घटा देना है। सिंपली आपको क्या करना है ना, 10 में से 8 घटा करके यहाँ लिख दोगे x⁻2। ठीक है, बस इतना लिख देंगे। सर हाँ बताओ। होगा तो प्लस का आएगा। प्लस का कब आएगा? इस यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, जैसे यहाँ तो 2 आ गया। ठीक है, 10 में से 8 घटाकर मैंने, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, मैं बताता हूँ प्लस कब आएगा। 10 में से 8 घटाया तो 2 आया। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे आता ना x⁻m और x⁻n, मैं कहता कि इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आप इनको जोड़ देते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग गुना थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। समझ में आया? केस में जोड़ देते हैं, हाँ गुना के केस में जोड़ देते हैं और भाग के केस में घटा देते हैं। चलिए ठीक है, तो चलो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर p की पावर 16, चलो p की पावर में लिखता हूँ 8 और डिवाइड करना है इसको मुझे p की पावर 2 से। अब मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है p की पावर 4 आएगा या ऑप्शन बी है p की पावर 6 आएगी।
ये दोनों में पी की ऑप्शन पावर ए या बी। 6 सर। पी की अभी पावर चैट 6 में सर। चैट कमेंट 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 मैंने सुनूंगा, चैट सेक्शन में लिखिए ए या बी, बस इतना लिखना है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, मैंने ऑप्शन दे दिया आपको बी, है ना। तो आपको सर यहाँ पर पावर को घटा देते हैं ना, इसको पहले लिखोगे पी की पावर 8 बटा पी की पावर 2। यहाँ से क्या करेंगे सर, 8 में से 2 घटाना है, बहुत आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया है ना, तो 8 में से 2 घटाइए तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो आंसर ऐसे आ जाएगा। लेकिन क्या होगा जब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए आपके पास, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, संख्या को संख्या से भाग देंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से भाग देंगे, संख्या को संख्या से, चर को चर से। देखो यहाँ पर आप बोलोगे, क्वेश्चन को मैं अगर ऐसा लिखूं कि 15 बी की पावर 16 माइनस 15 बी की पावर 16 को भाग देना है 5 बी की पावर 10 से, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो आप इसको लिखोगे ऐसे, क्वेश्चन क्या कहता है सर, माइनस 15 बी की पावर 16 को भाग दीजिए आप 5 बी की पावर 10 से। कॉपी में लिखते जाइए, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। इसके बाद आप बोलोगे सर डिवाइड जिसको करना है उसको ऊपर लिखेंगे, माइनस 15 बी की पावर 16 बटा 5 बी की पावर 10। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है p डिवाइडेड बाई q, इसको लिख सकते हैं p बटा q, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दिया। अब आपको पता है सर नीचे में 5 दिख रहा है और ऊपर में 15 दिख रहा है, तो 5 से 15 कितने बार में कटेगा, 3 सर। 3 बार में कट जाएगा। आपको पता है 5 3 15, तो नीचे लिखेंगे 5 1 कम 5, ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, एक नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 3 15, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3, ठीक। अब b की पावर देखिए, b की पावर 16 है और b की पावर 10 है, ऐसे है ना। तो यहाँ पर b की पावर कितनी आएगी बताओ, यहाँ पर 6। 6 सर। 16 में से आप अगर 10 को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 6, b की पावर 6 लिख दिया। देखो मैंने सही किया है, कुछ गलत कर दिया है, कुछ तो गलत किया है, गलत सर, बताओ। माइनस का निशान आएगा। माइनस का साइन नहीं लगाया आपने, ठीक है, आपने नहीं, मैंने नहीं लगाया, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर एक माइनस का साइन था और वो माइनस का साइन कैंसिल नहीं हुआ है अभी। एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव से जब डिवाइड करते हैं, आपको ये भी पता होगा, एक नेगेटिव को जब पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव आता था, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर माइनस का साइन लगाइए तभी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है, तो बिना माइनस का साइन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये आएगा, अगर आप 3b की पावर 6 लिख के छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, मैंने क्या किया, यस सर। संख्या को संख्या से भाग लगाया और वेरिएबल को वेरिएबल से भाग लगाया, ठीक है। तो सर अगला क्वेश्चन मैं दूं, हाँ जी बताइए। सर समझ में नहीं आया क्योंकि आपकी आवाज नहीं आई थी इसलिए। चलो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अभी जा रही है आवाज, अभी ठीक है, यस हाँ सर, जी बताओ अभी। यही ठीक है, देखो, समझाना सर। हाँ हाँ बिल्कुल यही कर रहा हूँ, बिल्कुल कर दे रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछा करो। देखो ये वाला को डिवाइड करना है हमें इससे, ठीक है। तो आपको पता मैं क्वेश्चन को कुछ इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा। बोलेंगे सर माइनस 15 बी की पावर 16 को भाग देना है, भाग का साइन लगा दिया, किससे भाग देना है, 5 बी की पावर 10 से भाग देना है, ठीक। अब इसको पता है भाग, जब भी मैं लिखता हूँ p डिवाइडेड बाई क्यू, p को भाग दीजिए q से, इसको बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं p बाई क्यू। मैं कह रहा हूँ 5 को भाग लगाइए 3 से, तो इसको आप लिख दोगे 5 बट्टा 3, ठीक है, बट्टा के रूप में ऐसा लिखते हो आप, ठीक है। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये जो पुराने कंसेप्ट है हमारे उसको यूज कर रहे हैं, 15 बी की पावर 16 डिवाइडेड बाई 5 बी की पावर 10, कुछ ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है संख्या से संख्या भाग लगेगा, यहाँ पर संख्या 5 है नीचे में, तो 5 से 15 काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 5 3 15 आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3, लेकिन यहाँ पर एक माइनस का साइन भी था, ये माइनस का साइन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर b की पावर 16 है और यहाँ b की पावर 10 है, तो आप ही माइक ऑन करके बता दो, जो बच्चे भी पूछ रहे थे ना, मुझे बताइए b की पावर यहाँ पर क्या आएगा, हाँ जी बताओ, सही गलत कुछ ही बताओ। 16 में से 10, कटेंगे। नहीं 16 में से 10 घटा देंगे, ठीक है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये नहीं कटता, यहाँ पर मत काटना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये तो मैंने बताया था ना, x की पावर 8, क्लास लेट ज्वाइन किया फिर आपने शायद, ठीक है। अगर मैं लिख दिया x की पावर 7, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर 8 में से 7 घटाइए, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 1, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 16 में से 10 घटाना है, 6 आ जाएगा, यहाँ पर आप 6 लगा देंगे। अभी क्लियर है, बताओ। यस सर अगर आधार सेम होता है तो घातों को घटाव करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब ये नहीं बता रहा आपको मैं, ठीक है, ये आपको ही सॉल्व करना है खुद से, पहले आप कर लो फिर मैं तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है,
और आंसर आप, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, चैट में लिखिएगा -4 x की पावर 4। ऑप्शन बी दे रहा हूँ 3 x की पावर 3। ऑप्शन सी -3 x की पावर 3। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ये देख के बताइए। जब भी डिवीजन में आपसे पूछूं, पहले आप उसको बट्टे के रूप में लिखिए, गलत कभी नहीं होगा उससे। अंकुश का आंसर आ गया है, सुरेंद्र का आंसर आ गया है, सभी का आंसर आ गया। एक बच्चे का आंसर मुझे थोड़ा गलत दिख रहा है। ठीक है, सभी का आंसर तो मुझे सही दिख रहा है ऑलमोस्ट। देखो अब यहाँ पर क्या बोलेंगे। हाँ अच्छा, अब ध्यान से देखो, ठीक है, अगर किसी का नहीं भी हुआ है ना, ध्यान से देखिए। -36 x की पावर 4 को डिवाइड करना है सर किससे, 12x से। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, -36 x की पावर 4 को भाग देना है, किससे भाग दे दोगे सर, 12x से भाग लगाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम लिखेंगे बट्टे के रूप में -36 x की पावर 4 डिवाइडेड बाई, भाग लगाना है 12x से। ठीक है, 12x से। अब या तो आपको 12 का टेबल डायरेक्ट याद होगा, और या क्या, डेफिनेटली 20 तक के टेबल तो याद रखने ही आपको क्लास 10 में। ठीक है, तो 12 तक के टेबल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको याद होगा, और अगर याद होगा तो काफी जल्दी से आपको दिख गया होगा। 12 तिया 36 है ना, 12 तिया कितना होता है, 12 तिया 36। ठीक है, तो आपको सर यहाँ से काटिए ना, इसको 12 से 3 बार में काट दीजिए, 12 तिया 36। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, 3 या -3, बताओ। ये माइनस तो -3 कैंसिल नहीं हुआ, आप कहोगे सर ये माइनस तो कैंसिल नहीं हुआ, तो माइनस का साइन तो लगाएंगे, और ये 3 लगा दिया तो माइनस का 3 रहा। अब एक्स वाला टर्म आ गया, यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 4 है, और नीचे एक्स की पावर 1 है। ठीक है, कुछ नहीं होने का मतलब पावर 1 होना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 तो रहेगा ही, एक्स का पावर क्या होगा, 4 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर 4 में से आप सिंपली कहोगे सर 4 में से 1 घटाइए, तो ये तो 3 मिल जाएगा, तो एक्स की घात 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो आप सभी के आंसर। क्लियर है इतना, बताइए, क्लियर हो गया, बताओ। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, उसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 45, और यहाँ लिख दिया m की पावर 7, और इसको भाग देना है हमें 9m की पावर 6 से। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, ऑप्शन दे दूं क्या, चलो ऑप्शन भी नहीं दे रहा, आपका जो आंसर आता है ना वो लिखिए चैट सेक्शन में, विदाउट ऑप्शन। हमेशा आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अपना आंसर लिखिए, और ईमानदारी से जो आपका आंसर आता है ना वो लिखिए। हाँ जी, देखिए क्या आंसर आएगा, एक दूसरे का देख कर आंसर मत लिखना। 5m की पावर, अच्छा एक मैं करेक्ट करता हूँ आपको, घात 1 कभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये समझो, अगर कभी ऐसा लिखना हो ना x की घात 1, तो हम इसको x लिखेंगे, घात 1 नहीं लगाएंगे ना, घात 1 कभी नहीं लगाते। चलो ठीक है, आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको ऐसा लिख दीजिए, 45m की पावर 7 को भाग लगाना है 9m की पावर 6 से। ठीक है, 9m की पावर 6 से। अब यहाँ पर 9 है, ऊपर में 45 है। ठीक है, तो 9 से काटिए 45 को, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 बार में कट गया, 5 बार में कट गया। अब यहाँ तो माइनस नहीं आएगा, माइनस था ही नहीं। ठीक है, एक पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर m की पावर क्या आएगी, ऊपर में m का पावर 7, नीचे में m का पावर 6, तो 7 में से 6 घटाइए, तो 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे 5m। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 5m आ रहा है। क्लियर, ये क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। अब पोल में क्वेश्चन यस पूछे, सर। चलिए तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो पोल सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, -30 m³ को 15m² से भाग लगाइए। चलिए देखिए क्या आंसर आएगा। सब्जेक्ट। चैट चैट में बंद कर दे रहा हूं, और आपका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या आंसर आएगा,
क्वेश्चन में इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कहीं पर भी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लिखा जा सकता है कभी। क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं मैं थोड़ा, -30 m की पावर 3 और इसको भाग देना है हमें किससे, 15m स्क्वायर से। इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इसके आगे आपको करूंगा। चलिए, तो यहाँ पर 10 आंसर आए हैं अभी तक, और 10 में आपको क्या लगता है कितने बच्चों के सही? हाँ जी, 10 में 9, 12 में 11 सही, ठीक है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। सॉल्व करके आंसर दीजिए। बस इसमें एक ही गलती कर सकते हो चिन्ह का, तो चिन्ह को ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, बाकी तो सर आसान है। हाँ जी बताइए, हो गया? सर कॉपी में तो सही हो गया सर, वैसे फोर सेक्शन में गलत हो गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन तो कुछ नहीं, आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको पता थोड़ा ध्यान से करना था आंसर। लेकिन इसके लिए अभी के लिए आप एक काम करना, जैसे ही मैं पोल एंड करके चैट ऑन करूंगा ना, अपना चैट में सही वाला आंसर लिख दीजिएगा। ओके ओके सर। ठीक है, चलो तो रुकेंगे अभी ओनली 15 सेकंड। अच्छा, बाकी बच्चे आंसर नहीं किए हो अभी, आंसर कीजिए। अभी कुछ बच्चे हो क्लास में जो बस बैठे हैं, तो आंसर कीजिए। जितना इंपॉर्टेंट है आपके अटेंडेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है पोल की रिपोर्ट, ठीक है। तो फिर पोल में नाम नहीं आएगा। हाँ बताइए, लास्ट 10 सेकंड। हाँ, पहला सवाल है, रिकॉल के बाद ये पहला क्वेश्चन। लास्ट 10 सेकंड, ठीक है। 18 बच्चे ने किया है अभी तक आंसर, 19 बच्चों का आ गया है, अभी 4 बच्चे और हो, ठीक है। 21 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो, काफी अच्छी बात है कि क्लास में जितने बच्चे हो आप लोग सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्लास में सभी का आंसर आया, जितने बच्चे हैं क्लास में ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। चैट मैंने ऑन किया है, ठीक है। जो बोल रहे थे ना कि भाई आपका आंसर गलत हो गया है, अपना आंसर चैट में दे दो, ठीक है। चलिए, बी। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि सर इसको बट्टा के रूप में लिखिए, ठीक है। तो बट्टा के रूप में कैसे लिखूंगा, बराबर का साइन लगाकर आप बोलोगे सर -30 m की पावर 3 लगाइए बटा 15m स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर नीचे में 15 है और ऊपर में 30 है, क्या 15 का टेबल में 30 आता है? 15 के पहाड़े में 30 आता है क्या? और आता तो कितने बाद में आता है? 15 30, ठीक है। तो 15 2 जा 30, 15 दूना 30, तो आप 15 से काट दीजिए, ठीक है। सीधे आपको 15 का टेबल याद ही होगा, ठीक है। तो 15 दूनी 30। अब यहाँ पर मैं 2 लिखूं, 2 तो लिख दिया। अब यहाँ पर और क्या लिखना चाहिए, माइनस का साइन। कहेंगे सर यहाँ माइनस का साइन है, तो आपको सर माइनस का साइन लगाइए। -2 तो आ गया। उसके बाद हम देखेंगे m की पावर 3 है ऊपर में और नीचे m की पावर 2 है, ठीक है। तो घातों को घटाइए, तो -2 m की पावर 3 में से 2 घटाने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पर घात 1 लगा देंगे। अब घात 1 तो लिखते नहीं है, आपको पता है, तो आप लिखोगे सर -2m, ऐसे लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में तो गलत दिख रहा है, प्लस का साइन है इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। -2m हमारा आंसर होगा। क्लियर? बाकी तो यहाँ पर पावर 2 आ गया, पावर 3 आ गया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगले कंसेप्ट पे जाए। अब देखो, इसमें अगला जो कंसेप्ट है, आगे हमें पढ़ना है सर समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। अच्छा, लास्ट ईयर आप सभी को मैंने पढ़ाया था, लास्ट ईयर भी समीकरण के बारे में बताया था आपको। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। अगर मैं ऐसे लिखूं 2x + 5, अब आपसे पूछो ये समीकरण है क्या, यस या नो, बताओ, बस इतना बताओ, समीकरण है क्या? सुरेंद्र का आंसर आ गया है, शिव का आंसर आ गया है कि ये नहीं है। सर सही दोनों है, साइड सभी का आंसर आ नहीं। हाँ, LHS होना चाहिए, फिर से LHS और बताइए। R। नाइस, एलएचएस और आरएचएस होना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आंसर क्या बनेगा हमारा, नो, ये समीकरण नहीं है। इसको आप व्यंजक कह सकते हो या फिर इसको आप चाहो तो बहुपद कह सकते हो, जिसके बारे में भी पढ़ा है आपने। समीकरण, अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से, समीकरण समानता से मिलकर बना है, ठीक है, समान होना चाहिए। या इक्वेशन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ इक्वल, ठीक है, इक्वल।
तो इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता ना 2x + 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख देता, भले ही इक्वल टू के दाएं तरफ 0 है लेकिन बीच में तो इक्वल टू का साइन आ गया ना, आपको दूसरे यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये हमारा समीकरण है, बिल्कुल ये हमारा समीकरण बन गया। समझ में आया कि समीकरण में क्या जरूरी है होना, समीकरण में इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, इक्वेशन इक्वल टू, है ना। तो इसको और डिटेल में सीखते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, जैसे कि एक तराजू क्या करता है, जैसे तराजू क्या करता है, किसी दो चीज को बैलेंस करता है, अगर दोनों चीज बैलेंस है तो आपको उसे दोनों बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिखता है, इक्वल टू का जो साइन बीच में है ये बस यही बताता है कि आपका इक्वल टू के बाएं तरफ जो व्यंजक लिखा गया है और इक्वल टू के दाएं तरफ जो व्यंजक लिखा गया है ये दोनों आपस में बराबर है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बीच में इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, ठीक है। साइन ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता का साइन, ये दिखा रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। और क्या पता होना चाहिए इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें बस इतना आप ध्यान रख लो कि इक्वेशन या समीकरण में इक्वल टू का साइन जरूरी है, समानता का साइन जरूरी है, इसके अलावा समीकरण में सर LHS होता है, बायां पक्ष होता है, और RHS होता है, दायां पक्ष होता है, ठीक। दो पक्ष होते हैं, एक बायां साइड एक दायां पक्ष। जैसे एक इंसान को मैं से खड़ा कर दूं ना तो आपको पता है कि ये वाला उसका दायां साइड है, ठीक है, इसको आप राइट साइड बोलोगे, ठीक है, दाईं ओर बोलोगे कि नहीं बोलोगे, है ना। और इस वाले को क्या बोलोगे, इसको लेफ्ट साइड बोलोगे, इसको आप बाईं ओर बोलोगे, है कि नहीं। तो एक बायां हो गया एक दायां हो गया। उसी तरीके से इक्वल टू के इस साइड जो लिखा रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम RHS, हाथ की तरफ, ठीक है। और जो हमारा इधर लिखा रहेगा इक्वल टू के बाएं तरफ, ठीक है, तो इक्वल टू के बाएं तरफ जो लिखा रहेगा उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे LHS, दाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। इतना क्लियर। LHS और RHS के बीच में क्या रहेगा बताओ, LHS और RHS के बीच में क्या रहेगा, तो LHS और RHS के बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों के बीच में सदैव समानता का साइन रहेगा, या फिर समता का साइन कहते हैं, समानता का साइन कहते हैं, या फिर साइन ऑफ इक्वलिटी कहते हैं, साइन ऑफ इक्वलिटी। और इतना भी नहीं तो आप लोग सबसे बेटर है, आप लोग इसको क्या कहते हो सबसे आम भाषा में, इक्वल टू, है ना, यही कहते हो ना इक्वल टू, तो बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, मुझे बस बता दो, जैसे यहाँ पर लिख रहा है बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटाकर, या फिर चलो मैं यहाँ पर पूछता हूँ, इसी को मिटाता हूँ। अगर इतने आप तो समझ लिया ना तो काफी जल्दी आंसर दे दोगे। इस चीज को देखकर, इस समीकरण को देखकर मुझे बताइए यहाँ पर LHS में क्या लिखा गया है, LHS में क्या लिखा गया है, बाएं पक्ष में क्या लिखा गया है, x+2 लिखा गया है, ठीक है, x+2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि RHS में क्या लिखा गया है, इक्वल टू के दाएं तरफ, आपको उसे यहाँ पर 5y लिखा गया, और x+2 जो है वो 5y के बराबर है, मतलब आपको पता है कि LHS जो है वो RHS के बराबर होता है, ठीक है, तभी तो इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे, क्या सिर्फ इक्वल टू का साइन होना ही जरूरी है क्या, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2x + 9 बराबर, ये समीकरण है, ये समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है, ये समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वल टू के दाएं तरफ क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये कुछ भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। RHS कुछ लिखा ही नहीं आपने, ठीक है, तो RHS भी कुछ होना चाहिए, तो LHS भी होना चाहिए, RHS भी होना चाहिए, बायां पक्ष भी होना चाहिए, दायां पक्ष भी होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने सिल दिया 5x - 9 इंटू 2x + 8 बराबर 7y, ये इक्वेशन है क्या, ये समीकरण है क्या, बिल्कुल आप बोलोगे यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिख रहा है, बिल्कुल ये समीकरण है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता 5x - 9 इंटू 2x + 8, बस इतना लिखकर आपसे पूछता कि ये समीकरण है क्या, नो सर, आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आपको उससे समीकरण नहीं है, ठीक है, ये समीकरण नहीं है, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप सबसे पहले देखिएगा इक्वल टू का साइन है कि नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो समीकरण नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, सिंपल सा चीज है, बस आपको पहचानना था यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ एक एक करके, मैं सारे ऑप्शन, चलो इस सभी को मैं हाइड करता हूँ, ठीक है,
एक एक करके मुझे आंसर बताइए। पहले वाले का आंसर बताओ बस। ये है समीकरण है यस सर। सर। यस समीकरण है, सर। क्योंकि इक्वल टू का साइन दिख गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बायां पक्ष भी है और दायां पक्ष भी है, बिल्कुल यह एक समीकरण होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इस वाले के बारे में पूछूं, बताओ जल्दी से। नहीं सर, नहीं है। नो सर। यहाँ पर इक्वल टू का, चलो चैट में लिख दो, बेटर होगा, सभी लोग ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है सर सर इक्वल टू का साइन ही मिसिंग है। हाँ जी बताइए। हाँ बोलो। सर समीकरण का कैसे पता लगा सकते हैं हम, ये है या नहीं? वही मैं कह रहा हूँ, इक्वल टू का साइन नहीं है तो समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर तो वही बता रहा था ना, ये देखो सारी चीज तो बताया। समीकरण होने के लिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इक्वल टू का साइन होना जरूरी है और एक बायां पक्ष होना ओके चाहिए, एक सर, दायां पक्ष होना करा चाहिए, बस दिया इतना समझ में। देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इक्वल टू का साइन मिसिंग है, इक्वल टू का साइन तो है नहीं, बराबर का साइन, तो आपको दूसरे समीकरण नहीं है, कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए आवाज अगर नहीं आ इसको रही। देखिए, इसमें बताइए समीकरण है आवाज कि नहीं नहीं। आ रही। नो। नो सर। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, यही कर सकते हो, या नेट को ऑन ऑफ करके चेक करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a माइनस टू इंटू ए प्लस टू। ठीक है, तो आपको सर ये समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन मिसिंग है, समीकरण का बराबर का साइन ही नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाले को देखकर बताओ, इसको हम समीकरण कहेंगे क्या। बिल्कुल, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल ये एक समीकरण के यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, और एक मुझे LHS दिख गया, बायां पक्ष दिख गया, और एक हमें एक RHS दिख गया, दायां पक्ष भी दिख गया। बस इतना देखना है, अगर इक्वल टू का साइन रहेगा हमारा समीकरण बनेगा, इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा समीकरण नहीं बनेगा। देख लीजिएगा कि LHS और RHS में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, चल अभी पोल में क्वेश्चन पूछूं, तो समीकरण पहचानना बहुत आसान है, पूछ लो आप सर। 2-3 सेकंड में आंसर कर सकते हो। हाँ जी बताइए। सर हाँ, आपने कितने कॉल में सवाल करवा दिए? वो क्लास के एंड में आप देखेंगे, शायद 2 ही क्वेश्चन किया अभी तक। ठीक है, ओके जयदीप, क्लास के एंड में इसको देखते हैं, शायद 2 क्वेश्चन करवाए अभी तक। ठीक है, चलिए अभी देखो यहाँ पर कुछ चीजें और रहती है, यहाँ पर समझो। अभी तक आपने 3 चीजों के बारे में पढ़ा है, और तीनों में कई बार कंफ्यूजन होता है। सर बीजीय व्यंजक एक चीज पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, फिर बहुपद हमने पढ़ा, उसके बाद हमने समीकरण भी पढ़ा आज। ठीक है, तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या है, ऐसा व्यंजक जिसमें कम से कम एक चर आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर एक चर x दिख रहा है। ठीक है, रूट x भी दिख गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक चर है, चर कौन सा यूज किया गया, यहाँ पर चर x आ गया, तो आपको सर ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, क्या है, बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में लिख दूं क्या, अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो तो। चलो मैं लिख देता हूँ, अलजेब्राइक टर्म्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में याद होने चाहिए, एक्सप्रेशन। ठीक है, कुछ ऐसा। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है, अगर बीजीय व्यंजक में चर के सभी घात या घातांक पूर्ण संख्या दिखे तो उसको हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है, तो आपको सर एक पूर्ण संख्या है, तो ऐसे वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं, यानी इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद समीकरण आपने क्या देखा, समीकरण होने के लिए ये बहुपद में तो बस एक पक्ष होता था, बहुपद में कितने पक्ष होते हैं, बीजीय व्यंजक का बहुपद में सिर्फ एक पक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण में क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं, एक LHS होता है और एक RHS होता है। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, तो आपको पता है एक LHS है एक RHS है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसको हम समीकरण कहेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, अब आगे से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। अब बताओ, अगर इतना क्लियर है तो बस y लिख के मुझे जल्दी से बताइए, अगर कोई भी डाउट है तो d लिख के बताइए। हाँ जी, अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो बिल्कुल पूछिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपको, बस इसमें आपको समीकरण पहचानना है। ठीक है, सर देखिए इन चारों में कौन सा हमारा समीकरण है। सर पोल इक्वेशन, खोल लो, हाँ देख बिल्कुल लिया। पोल खोल रहा हूँ। ठीक है, आप नहीं बोलोगे तो भी मैं ऑन करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है। चलिए, तो बस यहाँ पर देखिए इक्वेशन कौन सा है चारों में, समीकरण कौन सा है, बहुत जल्दी से आंसर आ गया। ठीक है, और आने भी चाहिए। समीकरण को पहचानिए, बस हड़बड़ी में आंसर मत करिएगा, जो भी आपका आंसर आता है अपने कॉपी में लिख लिया करें, A B C या D, उसके बाद जाकर पोल में आंसर कीजिए। हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, फिर चेंज नहीं कर पाते हो आप। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास टोटल 15 बच्चों के आंसर आए हैं, और 15 में 15 सही है, बहुत बढ़िया। 16 में 16 सही, नाइस। हाँ जी हिना, आप कुछ कह रहे हो क्या, आपका माइक ऑन है।
अगर नहीं तो माइक ऑफ कर लो, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, 18 आंसर आ चुके हैं। चलिए अभी रुकेंगे ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड। इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है ना, तो आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड, 10 सेकंड और 19 आंसर आ चुके हैं, 19 में 17 सही। हालांकि मैं एज्यूम कर रहा था कि यहाँ पर सारे बच्चों का सही होना चाहिए, इसमें तो गलत नहीं करना चाहिए। ऐसा अच्छा है, कोई बात नहीं, कई बार होता है कुछ गलती से क्लिक हो जाए या समथिंग। तो रुकते हैं लास्ट के 5 सेकंड। अभी 3 बच्चे हो, जाकर आंसर कर दो, 2 बच्चे और हो। 5 4 3 2 1। चलो पोल कमेंट कर रहा हूं और चैट आपका ऑन है। तो यहाँ पर क्या है आपका, आपसे समीकरण पहचानने के लिए बोला गया था, इक्वेशन पहचानने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो आपको पता है इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, समानता का साइन होना चाहिए, पहला चीज तो ये होना चाहिए, LHS और RHS होना चाहिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में इक्वल टू का साइन है क्या? आप कहोगे नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा। मैं जूम कर दूं इसको, चलो जूम कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी में इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन मतलब ये वाला साइन नहीं है, LHS और RHS नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या? बताओ। यस सर। यस, आपको भी सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिख रहा है। अब हम देखें कि यहाँ पर LHS भी है और एक RHS भी है, तो LHS भी है, RHS भी है, तो बिल्कुल ये हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, बाकी ऑप्शन डी नहीं भी देखे तो काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर भी देखिए एक या दो बच्चों का आंसर आया था। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है ना, बराबर का साइन कहाँ है? आपको भी सर यहाँ बराबर का साइन नहीं है। ठीक है, तो आपको भी सर ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आंसर ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या बना आपका? ऑप्शन नंबर सी, जो ऑलमोस्ट सभी का आंसर था। ठीक है, 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी का सही था। और वो 2 बच्चे ने सी डी किया था, तो डी में डाउट तो नहीं है ना, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं था डी में। ठीक है, इसलिए आंसर सी बनेगा। चलिए, समीकरण पहचानना आसान है। सर और अगर पोल फिर से बोलो, क्या बोला आपने? सर और सर करा पोल दो। दिखा दो। क्या दिखा दो? आवाज सर ब्रेक हो और रही है। करा दो। सर और करा दो और पोल करो में। ना। यस सर। चलो अगला टॉपिक करते हैं ना, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान। समीकरण देखो, जैसा टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट होगा ना उतना क्वेश्चन करवाऊंगा। समीकरण बहुत ही सिंपल सा चीज है, आप देखकर आंसर कर दोगे। ठीक है, तो अभी अगला टॉपिक सीखते हैं कि अगला टॉपिक क्या सीखना है हमें। समीकरण देखो हर चीज लिंक है, तो बिल्कुल इस पर सीखेंगे। अगला टॉपिक क्या है हमारा? इसमें 3 वर्ड आपको दिखेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ध्यान से देखिएगा टॉपिक का नाम क्या है, इसके नाम में ही सारा मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला चीज है एक चर। एक चर कहने का मतलब इंग्लिश में वन वेरिएबल। ठीक है, एनी वन वेरिएबल, कोई भी एक चर का यूज करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आपने सुना रैखिक। अब रैखिक बहुपद के बारे में आपने पढ़ा है, जिसको इंग्लिश में लिनियर कहते हैं, है ना। रैखिक मतलब क्या? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 रहेगी। तो रैखिक समीकरण में चर की घात 1 रहेगी। ठीक है, तो बहुपद में था वहां पर, यहाँ पर समीकरण आ गया। तो रैखिक मतलब घात 1 होना। उसके बाद एक वर्ड है समीकरण, और समीकरण कहने का मतलब इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण में 3 चीज हमें चेक करना होगा। पहला ये चेक करना होगा कि चर कितने होने चाहिए? सिर्फ एक चर होने चाहिए, सिर्फ एक चर। अगर आप x का यूज कर रहे हो तो पूरे समीकरण में सिर्फ x लिखिए। अगर आप y लिख रहे हो तो सिर्फ y लिखिए। अगर m लिख रहे हो तो सिर्फ m लिखिए, 2 चर मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रैखिक होने का मतलब उस चर का घात कितना होना चाहिए, ये आप लोग मुझे बताओगे। अभी तो मैंने बताया, बताओ। एक एक, तो चर की घात 1 होनी चाहिए। और समीकरण से क्या समझते हो आप? समीकरण से क्या समझते हो? LHS बराबर RHS होना RHS। चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। बस ये 3 चीज चेक करेंगे, अगर तीनों मिल जाएगा तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर इन तीनों में से एक चीज भी नहीं मिलेगा, हम कहेंगे सर एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वही आपको देखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, वही चीज बताया गया है कि केवल एक ही चर होने चाहिए, चर की घात 1 होनी चाहिए,
और दोनों पक्षों के बीच में समानता का साइन होना चाहिए, फिर साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया x+7 = 0। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। एक एक करके ऑप्शन को देखिए, सभी को एक साथ मत देखने लगना, मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज आप लोग देखोगे ही, ठीक है। इसको मैं हाइड सर करता हूँ, हमने इसको तो मैं हाइड देख करता भी नहीं। हूँ। देख भी लिया, चलो इस पर डिस्कस करते हैं, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल जो दिख रहा है, सबसे पहले देखो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या यह एक समीकरण है, क्या ये इक्वेशन है? आपका आंसर बहुत जल्दी से आएगा, बिल्कुल Yes, यह एक समीकरण है, ठीक है। पहला चीज हमने यही देखा कि समीकरण तो है, ठीक है, बिल्कुल यस। क्यों है? कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो क्या बोलोगे? सर इसमें चर है, सर चर भी एक है। है। नहीं, मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ कि समीकरण क्यों है? सर बराबर का साइन। सर बराबर का इक्वल साइन है, इक्वल का साइन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इसलिए यह एक समीकरण है, ठीक है, इक्वल टू का साइन है ना, इसलिए एक समीकरण है। अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर चर कितने यूज किए गए हैं? चरों की संख्या कितनी है? एक सर। सिर्फ एक, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं चर की संख्या, तो आप कहोगे सर सिर्फ एक, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स ही तो दिख रहा है, सिर्फ एक चर, ठीक है, सिर्फ एक चर वो एक्स। अच्छा, इतना डिटेल में हर बार करेंगे क्या? नहीं, ये तो मैं पहला क्वेश्चन इसलिए इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देख के आपको पता चल जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है। इतना भी आप ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो चर था, चर की घात क्या थी? चर की घात एक कितनी थी? एक तो चर की घात अगर मैं बोलूं तो चर की घात आप बोलोगे सर एक है, कुछ भी नहीं घात लिखा है इसका मतलब एक है, ठीक है। तो चर की घात आप बोलोगे एक है, और घात एक होने का मतलब क्या होता है? इसको रैखिक कहते हैं, ठीक है। तो चर की घात अगर एक है तो उसको रैखिक कहेंगे। तीनों चीज मिल गया। आप कहोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक चर है, रैखिक है और समीकरण भी है, तो इसको क्या कहेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलिए अगला एग्जाम्पल दिखाऊं। चलो अगला एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओगे, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस या नहीं? सर यस सर है। यस सर है। Yes, तो इसका sir. मतलब सिंपली ये यस सर होगा, क्योंकि पहले तो मुझे दिख गया यहाँ पर इक्वल टू का साइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि समीकरण है। मन में सोचिए ये समीकरण है, LHS इक्वल टू RHS है, चर y है, सिर्फ y ही है, y के अलावा कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक चर है। उसके बाद चर y का घात कितना है? चर y की घात एक है, इसलिए रैखिक भी है, ठीक है। तो आपको सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, ठीक है, या एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। चलिए, अच्छा किसी का माइक ऑन है क्या? माइक बंद कर दो अगर आप ऑन है तो। विकास के नाम से एक बच्ची हो, आपका माइक ऑन है। तीसरा, चलो मैं बंद कर देता हूँ, एक सेकंड वेट करो, मैं बंद कर देता हूँ। विकास शिवाड़, चलिए ठीक है, मैंने बंद कर दिया, ठीक है। Z-3 = 8, इसको देखकर बताइए यस क्या सर ये चर वाला है। रैखिक समीकरण है? यह भी है। यस सर, चलो रीजन बताओगे क्यों, क्यों है ये? क्योंकि सर इसमें भी बराबर का साइन। जो जयदीप बताएंगे, जयदीप आप बताइए, आप बताओ। सर इसमें भी बराबर का साइन है। ठीक है, बराबर का साइन है मतलब ये समीकरण है। उसके बाद सर जेड की घात एक है। जेड की घात एक है इसलिए रैखिक है, और यस सर। और बोलो कि सिर्फ और एक ही चर है, सिर्फ जेड यूज हुआ, जेड के अलावा कुछ नहीं आया, ठीक है। तो आपको सर यार सिर्फ एक ही चर का यूज किया गया, तो बिल्कुल ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक भी मिल गया, जेड भी मिल गया और समीकरण भी मिल गया, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो तीनों चीज चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा सर तीनों चीज क्यों चेक कर रहे हैं बार बार, टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये समझ लो, अगर मैं ऐसा लिख दूं 5x x² - 9 = 0, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? नो सर। नहीं, क्यों? यहाँ पर आप बोलोगे सर चर की घात 2 आ गई, तो हम कहेंगे यहाँ पर घात 2 आ गया, तो हम कहेंगे सर ये रैखिक नहीं है, घात 2 है तो इसको कहेंगे रैखिक नहीं है। इसके आगे चेक भी मत करो, ठीक है, रैखिक नहीं है। हालांकि ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह एक समीकरण है, एक ही चर है, सिर्फ x है, लेकिन ये रैखिक नहीं है, तो इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि हमें सारा चीज चेक करना है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 7x + 8, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? बताओ। नो, नो सर। क्यों? क्योंकि सर इसमें इसको तो निशान नहीं है। बराबर का साइन नहीं है। सिंपली आप कहोगे सर यहाँ पर हम बाकी चीज तो बाद में चेक करेंगे, सर ये समीकरण ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का Yes. साइन नहीं है,
है ना। तो हम कहेंगे सर हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक चर है, यहाँ पर डेफिनेटली रैखिक भी है, लेकिन रैखिक बहुपद है, समीकरण तो नहीं है ना। तो आपको सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, या बहुपद कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक बहुपद कहलाएगा, समीकरण नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये समीकरण नहीं है। तो सारे चीज हमें चेक करने होते हैं, समीकरण नहीं है। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x + 8 और बराबर 9y। अब बताइए, यस सर। सोच के बताइए, तीनों चीज चेक करना है आपको। नहीं, सुरेंद्र का आंसर आ गया नहीं। बाकी नहीं है सर। रीजन बताओगे क्यों नहीं होगा? सर 2 चर है इसमें। 2 चर हैं। देखो हालांकि यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसा समीकरण तो है, डेफिनेटली यहाँ पर इक्वल टू का साइन तो समीकरण बन जाएगा। हम यह भी बोलेंगे चर की घात 1 है दोनों जगह पर, x और y है, लेकिन चर कितने हैं? 2 चर आ गया ना। तो इसको अगर नाम देना चाहो तो आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। हमें क्या पढ़ना है? हम वही पढ़ रहे थे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर नहीं है तो हम कहेंगे सर ये नहीं होगा, हमारे सिलेबस का भी वाला नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके पास, बस आपको हाँ या नहीं में आंसर देना है। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हाइड कर देता हूँ ताकि एक एक करके आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, एक बार में आंसर दोगे तो फिर मुझे भी नहीं पता चल पाएगा ना कि आप किसका आंसर दे रहे हो। थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। यस और सर, ए का यस सर। सर यस। पहला का आंसर यस। ठीक है, तो आप कहोगे सर, अब मैं एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ। ये एक समीकरण दूसरा का है, नो। इक्वल टू का साइन है, समीकरण है। उसके बाद मुझे एक उसके, अच्छा माइक बंद कर लो अभी। ठीक है, सिंपल सा है, इक्वल टू का साइन है। हाँ जी बताइए, इक्वल टू सर का साइन। दूसरे का नो है। अच्छा अभी दूसरा पे बात करते हैं, पहले करते हैं। ठीक है, तो आप बोलो सर समीकरण है, चर सिर्फ एक है, एक ही चर है, एक ही चर है और चर की घात 1 है, तो इसको कहेंगे सर एक चर वाला रैखिक समीकरण है, बिल्कुल। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर इसको देखें, सेकंड वाले को देखें, इसको देखिए, तो इसको हम कहेंगे क्या? एक चर वाला रैखिक समीकरण? नो सर, नो सर। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सर वो चर की घात 2 है। सभी को समझ में आ गया ये चीज? बताइए, समीकरण तो है लेकिन यहाँ पर चर की घात 2 आ गई। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर चर की जो घात है वो 2 है, तो ये रैखिक तो नहीं है ना। आपको सर ये रैखिक नहीं है, रैखिक में घात 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कह दोगे सर ये लीनियर नहीं है। ठीक है, रैखिक ये नहीं है। ठीक है, तो आपको सर ये रैखिक नहीं है, और रैखिक नहीं है तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे कहलाएगा? रैखिक ही नहीं है। अगला, इसको देखकर बताइए। गुड इवनिंग। है सर। है, चलिए तो इसको बिल्कुल कहेंगे सर समीकरण है, इक्वल टू का साइन और समीकरण तो बनेगा। उसके बाद हम ये भी बोलेंगे चर क्या है? सिर्फ y, एक ही चर है y, और इस y की घात 1 है, तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसका आंसर यस में जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख कर बताओ, इसको क्या बोलोगे? नो सर नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 चर है सर। 2 चर है, बहुत जल्दी आपने पकड़ लिया। यहाँ पर आपको देखा समीकरण तो है लेकिन यहाँ पर 2 चर आ गया, हमें एक चर वाला बताना था, तो हम कह देंगे यहाँ पर 2 चर है, इसलिए हम कहेंगे सर ये आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, आंसर कर देना नो। ठीक है, और लास्ट वाले को देखकर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। नो और ये सर इम्पोर्टेंट, नहीं। सर गुड इवनिंग, अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो क्या? ये तो काफी लेट ज्वाइन 2 कर चर रहे है हो। सर इसमें। बताइए, नहीं है सर, ये बताइए। नहीं है सर, 2 चर है। देखो 2 चर नहीं है, ये एक ही चर है। देखो यहाँ पर समझिएगा, भले ही 2 अलग अलग जगह पर लिखा गया है, समझिएगा। पहले समीकरण तो है, इक्वल टू का साइन है, समीकरण है। चर कितने हैं? चर सिर्फ जेड है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर चर सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चर यूज किया गया? सिर्फ जेड यूज किया गया, जेड के अलावा कुछ यूज किया गया क्या? नहीं, अलग अलग जगह पर लिखे गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है भले ही कितने जगह पर लिखा रहे। यहाँ पर कहेंगे सर जेड अलग अलग जगह पर लिखा गया है तो सिर्फ जेड। ठीक है, तो सिर्फ एक चर है। ठीक है, एक ही चर है, यहाँ पर अलग अलग 2 जगह पर लिखे गए। ठीक है, तो इसको लिखेगा यह एक चर वाला ही है। ठीक है, तो ये एक चर वाला है। ठीक है, तो एक चर वाला है और चर की घात दोनों ही जगह पर 1 है, तो हम कहेंगे सर रैखिक भी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आंसर यस जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? बताओ, यस सर। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे? फिर से चलो एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 7m, या चलो x के फॉर्म में लिखता हूँ, 7x + 8 बराबर 9x + 2। मैं पूछूं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? है सर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 2 जगह चर दिख रहा है,
लेकिन दो स्थान पर दिख रहा है, दो अलग अलग जगह पर दिख रहा है। चर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं चर, तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स। ठीक है, सिर्फ एक्स मतलब सिर्फ एक चर यूज किया गया। ठीक है, तो एक चर वाला है ही। ठीक है, तो एक चर वाला है और चर की घात एक ही है, रैखिक भी है और समीकरण भी है। तो बिल्कुल यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ में आया ये चीज? रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। यस यस। चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख दिया 2m+9, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? इसके बाद मैं पोल दूंगा। नो सर। नो सर। चलिए, तो इसको हम नहीं कहेंगे तो ये सर, ये समीकरण नहीं है ना, समीकरण ही क्योंकि नहीं यहाँ है। पर समीकरण ही नहीं, समीकरण ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चेक करना। चलिए, तो अभी आपके लिए बिल्कुल पोल आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका 35। क्वेश्चन 35 में आपसे पहचानने के लिए बोला गया है इनमें से एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए। पोल में ऑन कर रहा हूं और हड़बड़ी में आंसर मत करना, आराम से देख कर करिए। चारों ऑप्शन को देखिए। सर पहचान ली। हाँ जी, तो हमें पहचानना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो तीनों चीज को देखिए, एक चर होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और समीकरण भी होना चाहिए। कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो तीनों ही चीज चेक करिए। तो यहाँ पर 9 आंसर आए हैं अभी तक और सभी के आंसर सही है। वेरी नाइस। चलिए, तो काफी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी लेफ्ट मत करो, अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताइएगा। 14 बच्चों का आंसर अभी तक आया है, 15 आंसर आ चुका है, 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, हो गए। 10 सेकंड और। हो गया? चलिए, चलो सभी का आंसर आ गया ना? कोई बचता है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, सभी का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ बिना काउंटिंग के और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर पहचानना है एक चर वाला रैखिक समीकरण। सर एक मिनट रुक सबसे जाओ पहले अगर मैं ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हो? सर, एक मिनट रुक जाओ। क्यों? आप पोल एंड हो चुका है, पहले बताना था अगर ऑप्शन रुकना नंबर था बी तो। है सर। चलिए अभी चैट में आंसर कर दो। ठीक है, बी है सर। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं, देखते हैं एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को देखें तो यहाँ पर आंसर क्यों नहीं बना ऑप्शन है? सर कारण चर बताइए। नहीं मिल रही। दो चर है, आपको पहचाना था एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो आपको सर यहाँ पर दो चर आ गया, एक्स और वाई, तो एक चर वाला तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखा तो ऑप्शन बी में दिख रहा है सर सिर्फ एक्स है। ठीक है, सिर्फ एक चर है एक्स, सिर्फ एक्स, एक चर। ठीक है, उसके बाद चर की घात कितनी है? एक है, इसका मतलब मुझे दिख गया कि ये रैखिक भी है। ठीक है, ये रैखिक भी है, चर की घात एक है इसलिए रैखिक है। और समीकरण भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो समीकरण भी है। ठीक है, समीकरण भी है, तो हम कहेंगे सर एक चर वाला रैखिक समीकरण। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा? कारण बताइए। ये सर ये इक्वल टू का साइन नहीं है, समीकरण नहीं है, जैसा आप लोग कह रहे हो, समीकरण ही नहीं है। समीकरण ही नहीं है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे कहेंगे इसको? ठीक है, नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा? सर समीकरण तो है सर, दो है मैम। दो है। नाइस, तो यहाँ पर समीकरण तो है, इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि समीकरण है। उसके बाद चर की घात, चर एक ही है, सिर्फ एक चर है, लेकिन उस चर की घात दो है। ठीक है, तो इसको द्विघात कह देंगे, रैखिक नहीं है। तो यहाँ पर आप रीजन लिखना चाहो तो ऐसे लिख दीजिएगा, ये रैखिक नहीं है। ठीक है, तो ये रैखिक नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर ये वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रैखिक नहीं। ठीक है, तो आंसर ये नहीं बनेगा। ठीक, क्लियर? एक क्वेश्चन और करें, सभी लोग बोलोगे तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे। यस सर कर लो। कर ले, चल, सभी लोग बताओ, करें? यस। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है सर। आपके लिए, फिर से वही क्वेश्चन है, बस आपको पहचानना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि चर कितने जगह पर लिखा गया है, आपको देखना है कि उस समीकरण में कितने चर यूज किए गए हैं। ठीक है, क्या क्या चर यूज किए गए हैं वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक एक करके सर, सारे ऑप्शन को देखिए। हाँ हाँ, समझ में नहीं आता। क्वेश्चन ही समझ में आया? क्वेश्चन में तो ये बोला गया है
कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए। क्वेश्चन तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करिए। बस आप ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, क्या यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है? सर एक क्या चर से तो ज्यादा है। नहीं, कोई एक मैंने क्या बोला, देखो एक एग्जांपल दिया था, अगर कोई कर दिया। कंफ्यूजन है तो सुनो मेरी बात। आपको ये नहीं देखना है ना कि चर कितने जगह पर लिखे गए, कितने स्थान पर है। आपको ये देखना है कि क्या क्या चर यूज किए गए, कितने अलग अलग चर यूज किए गए। ठीक है, तो देखिए उस समीकरण में क्या चर है, उससे डिसाइड होगा कितने चर है उसमें। ठीक है, कर दिया सर, अब या लेफ्ट कर दो। ठीक है, अभी नहीं, अभी लेफ्ट नहीं करना है, नहीं नहीं, पूरी क्लास करिए। देखो 2-3 मिनट की तो बात है। ठीक है, इतने दिनों से सर आए हैं तो आप अभी लेफ्ट। ठीक है, नहीं सर, 13 फिर बच्चों के काम आंसर था। आए। बस 2 मिनट, ठीक है मोनिका, बस 2 मिनट, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एंड कर सकते हो। सर बस इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सर पीछे वाले का क्या आंसर आया था, 1 मिनट वो दिखा दो। नहीं पहले इसको करिए, पहले इसको करिए, कर दिया जी उसके मैं। बाद उसकी दिखा दो। ठीक है, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। चलो, सभी का आंसर आ गया है क्या? ऑल। चलो, तो यहाँ पर बिना गिनती किए हुए पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सर ऑप्शन नंबर डी। डी है होगा जी। डी, तो सभी का आंसर डी ही आया है। और यहाँ पर आंसर क्या बोलोगे सर? डी होगा, क्योंकि हमें अगर देखना हो ना एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले तो दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में बहुत सारे चर आ गए सर। अब क्या क्या चर आ गया? वाई और जेड, है ना। तो यहाँ पर वाई भी दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है, तो अलग अलग चर दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 चर है, ठीक है, 2 चर है, वाई और जेड। तो ये तो आंसर तो बहुत सारा दिख रहा है, एक्स भी दिख गया, वाई भी दिख गया, जेड भी दिख गया। तो यहाँ पर तो 3 चर आ गया। ठीक है, 3 चर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो बस एक चर वाला चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में सिर्फ एक चर है। देखो 2 जगह पर लिखा गया है एक्स और एक्स, तो सिर्फ एक्स है। ठीक है, लेकिन ये आंसर क्यों नहीं बना हमारा, बताओ? समीकरण भी है, सर इसके बाद आता है। घात 3 है। ठीक है, आप बोलो सर यहाँ पर घात 3 है तो इसको त्रिघात कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, रैखिक नहीं है, रैखिक में घात 1 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं बनेगा। और ऑप्शन डी को देखें, अब तीनों नहीं है तो डी तो होगा ही ना, डी होगा। यहाँ पर देखिएगा तो आपको सर ये समीकरण तो है, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं सर कितने चर है, भले हमें यहाँ दिख रहा है 2 अलग अलग जगह पर, मैंने वही बोला ना 2 अलग अलग जगह पर तो है, लेकिन है तो सिर्फ एक्स ना, अलग अलग चर तो नहीं है ना, सिर्फ एक चर है, सिर्फ एक्स को ही यूज किया गया, तो एक चर वाला कहलाएगा ये। ठीक है, एक चर वाला कहलाएगा। और चर की घात कितनी है? दोनों ही जगह पर देखे चर की घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो दोनों जगह रैखिक है। तो हम कहेंगे सर एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्लियर? इतना समझ में आया? बताइए। सर पीछे वाले की स्क्रीनशॉट लेनी है। हाँ बिल्कुल, मैं दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल आपकी कोई भी चीज बोलो ना वो मैं सुन लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लास्ट क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये था ना, चलो इस पेज की आप सॉल्यूशन पेज ले लो। ठीक है, ये वाला पेज, आंसर हमारा ये बन रहा है, सारा रीजन भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बता दो। चलो, इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, इसको मैं थोड़ा जूम वो छोटा कर दे रहा हूँ। डाउट है सर। क्या है? डाउट है? बताओ, डाउट है तो क्या डाउट है? हाँ जी, मैं बिल्कुल तो मैं अभी रुक रहा हूँ। सर